अस्सलाम वालेकुम। हम एमडीकैट नम्स शज़ेम्बो की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिएक्शन काइनेटिक्स। आज के लेक्चर में दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट टॉपिक है। इसके ग्राफ से स्पेशली आप देखेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे। और सेकंड है आर्हेनियस इक्वेशन। आपने याद रखना एमडीकैट के सिलेबस में ऐसा आर्हेनियस इक्वेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन उससे भी एमसीक्यूज आते रहे हैं। क्यों आते रहे हैं? क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन में भी एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र है। एक्टिवेशन एनर्जी सिलेबस में लिखी हुई है एमडीकैट के, और एक्टिवेशन एनर्जी कोलिजन थ्योरी में भी डिस्कस हो रही है, आर्हेनियस इक्वेशन में भी डिस्कस हो रही है। इस वजह से इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का ये लॉजिक है कि हमने अगर सिलेबस में एक्टिवेशन एनर्जी लिख के दी थी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कोलिजन थ्योरी और आर्हेनियस इक्वेशन दोनों में चूंकि डिस्कस हो रही है, तो बच्चों को दोनों को ही देखना चाहिए, दोनों टॉपिक्स को देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। कोलिजन थ्योरी बनाई क्यों गई थी? एक्सप्लेन करने के लिए कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होते हैं। फर्स्ट कर लें, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। ये पहला होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये सेकंड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अ, हुआ ये कि जब ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, तो आप करीब आएंगे कोलाइड करने के लिए, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम क्लोज फॉर कोलिजन। और कोलिजन के लिए जब करीब आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेकंड मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करता है? रिपेल करता है। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो जाती हैं। उन रिपल्शंस की वजह से सिस्टम या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है कि कहीं पे रिपल्शन बढ़ेगी तो इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और हर साइंस सब्जेक्ट कहता है कि इनस्टेबिलिटी अगर बढ़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी उस दौरान कम हो जाएगी। तो आ तो बड़ी तेजी से रहे होंगे टकराने के लिए एक दूसरे के करीब, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन स्टार्ट होंगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी, तो फिर ये स्लो डाउन जरा होना शुरू हो जाएंगे और करीब आते हुए इनकी स्पीड जरा कम हो जाएगी। जब इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, उसी इंस्टेबिलिटी के दौरान मॉलिक्यूल्स को मौका मिल जाता है कि वो अपने ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करें और न्यू बॉन्ड्स बनाएं। क्योंकि सोच के देखें ना, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पहले से ही स्टेबल हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है अपने बॉन्ड तोड़ने की? नहीं जरूरत। तो वो बॉन्ड कब तोड़ेंगे? जब इनस्टेबिलिटी बढ़े। वो तब बढ़ती है जब रिपल्शन हो, और रिपल्शन तब बढ़ती हैं जब वो टकराने के लिए करीब हों। उन इनस्टेबिलिटी में जी बॉन्ड्स अब ये ब्रेक करने लगेंगे। ये आप जो डॉटेड लाइन से ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू वाली जो इधर थी पहले हार्ड थी, अब मैंने डॉटेड बना दी है। ये ओल्ड बॉन्ड है जो टूटने लगे हुए हैं। और ए और बी में ये जो रेड कलर की आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, वो ये न्यू बॉन्ड्स हैं जो बनने लगे हैं। ये बेसिकली इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट को क्या बोला जाता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। मतलब यूं बोलते हैं कि मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया है, उसमें पुराने बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने लग गए हैं। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के 3 एमसीक्यूज याद रखने हैं आपने। पूछेगा जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आप कहेंगे जी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से इसकी इनस्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है। और ये इस हद तक अनस्टेबल है कि इसे आज तक रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट नहीं किया जा सका। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। ये 3 एमसीक्यूज इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो जहन में याद रहे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन था? जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे थे, नए बॉन्ड बन रहे थे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इंस्टेबिलिटी मैक्सिमम, और रिएक्शन मिक्सचर से इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के इसके 3 केसेस होते हैं। पहला केस कि जो प्रोडक्ट होगा वो हो सकता है प्रोडक्ट मोर स्टेबल बन जाए देन रिएक्टेंट। बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट से हो तो रिएक्शन फिर एक्सो हो जाता है। एक्सो में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा केस होता है कि हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट हो। रिएक्टेंट से अगर कम स्टेबल होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? एंडो हो जाएगा। और मे बी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू हो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, तब रिएक्शन नाइदर एंडो
नॉर एक्सो। ये 3 केस होते हैं और इन 3 केसेस के ही ग्राफ बनाए जाते हैं, जिन ग्राफ में से बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। आप ग्राफ देखोगे आपको आइडिया होगा कितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 3 केसेस होते हैं प्रोडक्ट बनने के। अब याद रखें, अगर वो पूछा जाए जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो इधर मैंने बोला था मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का, वो कोलिजन भी आपने याद रखना है। 2 तरह का कोलिजन हो रहा होता है। एक तो होता है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट लाजमी तौर पे कन्वर्ट किस में हो रहा होगा, प्रोडक्ट में। इफेक्टिव कोलिजन के एमसीक्यूज में 2 रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती हैं कि बताएं इफेक्टिव कोलिजन की कौन सी 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट होती है कि एक्टिवेशन एनर्जी जरूर रिएक्टेंट के पास अवेलेबल हो, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी होती है कि जब मॉलिक्यूल से टकराएं तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, मतलब वो करेक्ट डायरेक्शन के अलोंग भी टकराएं, क्योंकि इनमें अक्सर जो कोवलेंट बॉन्ड बन और टूट रहे होते हैं वो डायरेक्शंस के अलोंग और बन और टूट रहे होते हैं। तो प्रॉपर डायरेक्शन के अलोंग भी टकराना मॉलिक्यूल का जरूरी है। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो समझ जाएं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरा जो कोलिजन होता है वो होता है जी इनअफेक्टिव कोलिजन। इनअफेक्टिव कोलिजन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकराते हैं और सिंपली बाउंस बैक हो जाते हैं। अच्छा, वो बाउंस बैक क्यों हो गए होंगे? या तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, या तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, या फिर वो जिस डायरेक्शन के लॉन्ग टकराए होंगे वो इम्प्रॉपर डायरेक्शन या इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए होंगे और बाउंस बैक हो गए होंगे। तो ये वो 2 कंडीशंस हैं जिनमें से कोई एक भी फुलफिल ना हो तो रिएक्टेंट बाउंस बैक हो जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता और इनइफेक्टिव कोलिजन होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ चुके हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव इनइफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। अब हमने एक्सो एंडो और नाइदर एंडो नॉर एक्सो का हमने ग्राफ बनाना है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, पेज में टर्न करने लगा हूं। सुने जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हाउ अ रिएक्शन प्रोसीड। रिएक्शन ने प्रोसीड कैसे किया? ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था भाई रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में और प्रोडक्ट में ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था। और वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है। अब मेरी बात गौर से सुनना। जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनिशियली उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जरूर मौजूद होती है। काइनेटिक एनर्जी तो जरूर होगी, जाहिर है मूव तो कर ही रहे होंगे ना, हल्का फुल्का काइनेटिक होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की बेस पे डिस्कस की जाती है। तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जरूर मौजूद होती है। सपोज कर लिया कि रिएक्टेंट के पास इतनी अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। और अब जो मैंने पीछे बातें समझाई हैं कि मॉलिक्यूल टकराने के लिए करीब आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन हुई, इंस्टेबिलिटी बढ़ी, जिसकी वजह से ये एलएनजी रिएक्शन अब प्रोसीड कर रहा है और इंस्टेबिलिटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। इधर पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और यहाँ पे पीक पे पहुंच के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो ये लीजिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग गया। जितनी जो एनर्जी रिलीज की थी वो जो एनर्जी बढ़ाई थी सिस्टम ने वो वापस रिलीज करना शुरू कर दी। करते 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 यहाँ पे आके जो प्रोडक्ट इस स्टेज पे आके सपोज कर लें रुक गया। सपोज कर लें अगला भी ग्राफ बनाना है, बस बेशक आपके जहन में आ रहा होगा प्रोडक्ट ऊपर भी तो रुक सकता था, दरमियान में भी तो कहीं रुक सकता था, उसके भी मैं ग्राफ बनाऊंगा। पहले ये वाला देखें। लेट से प्रोडक्ट यहाँ पे आके रुक गया। अब अगर गौर से देखें तो सिस्टम की जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी वो यहाँ से यहाँ तक थी, इन 2 पॉइंट्स में थी ये पोटेंशियल एनर्जी। इसी पोटेंशियल एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आमतौर पे ये पोटेंशियल एनर्जीज के कन्वर्जन्स होते हैं, टॉपिक्स के लिहाज से उन पोटेंशियल एनर्जीज को नाम दिया जा रहा होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी, यही एक्टिवेशन एनर्जी है हकीकत में। लेकिन गौर से देखें, रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी उतनी इस पॉइंट तक जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, इस पॉइंट तक उतनी रिलीज हो गई है पोटेंशियल एनर्जी।
लेकिन प्रोडक्ट तो उससे भी नीचे आया है और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी रिलीज की है और प्रोडक्ट यहाँ पे आके रुका हुआ है इस वक्त, और इतनी अमाउंट में उसने एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज की है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलेंगे चेंज ऑफ इंथैल्पी। प्रोडक्ट इतनी जो अमाउंट में नीचे आया है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज की है उसे बोलेंगे चेंज ऑफ इंथैल्पी। अगर प्रोडक्ट नीचे आ जाए, रिएक्टेंट के कंपैरिजन नीचे आ जाए और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करे तो समझ जाए रिएक्शन एक्सो होता है। अब सुने एक्सो में क्या क्या एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पहले एमसीक्यूज, पोटेंशियल एनर्जी या फिर लफ्ज यूज होगा पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है, उसका पोटेंशियल लेवल नीचे हो चुका है, हालांकि रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे आ चुका है। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्ट कम हो चुका है इस ग्राफ में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम हो चुकी है। और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए ना, जो कि प्रोडक्ट की कम हुई है, तो याद रखें उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पोटेंशियल तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो गई है रिएक्टेंट से। ये हकीकत में 4 एमसीक्यूज हैं। वो आपसे कहेगा एक्सो रिएक्शन है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कम किसकी आप कहोगे, प्रोडक्ट की। वो कहेगा ज्यादा किसकी आप कहोगे, रिएक्टेंट की। वो कहेगा स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आप कहोगे, प्रोडक्ट की, और कम स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की। और चूंकि एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है तो चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब सिस्टम का टेम्परेचर के साथ क्या होगा और सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ क्या होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो होगा ये कि प्रोडक्ट ने क्योंकि एनर्जी रिलीज की एक्स्ट्रा अमाउंट में, वो जाएगी बाहर सराउंडिंग में और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को सिस्टम बोलेंगे। बेसिकली रिएक्शन ही अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है, तो इसका मतलब है सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है, तो सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप या डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये एमसीक्यूज हो गए सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बारे में। अब आपने याद रखना है कि अगर ये रिएक्शन हो एक्सो प्लस रिवर्सेबल, तब कौन कौन से एमसीक्यूज बनेंगे। एक्सो भी हो और अगर रिवर्सेबल भी हो, तब कौन कौन से एमसीक्यूज बनेंगे, तो सुने फिर। ये जो रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक गया है ना, रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी उसकी बड़ी है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो फॉरवर्ड है। एक दफा वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया, फिर रोल डाउन होता हुआ खुद ही नीचे प्रोडक्ट में आ गिरेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट को दोबारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाना है ताकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट की तरफ आए, तो जो प्रोडक्ट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। उसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। जरा ग्राफ में गौर से देखो, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पीक ज्यादा है या प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पीक ज्यादा है। तो बच्चे कहेंगे सर प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पीक ज्यादा है, तो इट मींस बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रही है फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी से, क्योंकि इधर प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। फिर वो पूछेगा बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन बताएं या फार्मूला बताएं, तो जोर से सुने फार्मूला क्या होगा। अगर बैकवर्ड जाना है ना, प्रोडक्ट से इधर एक्टिवेटेड तक आना है, तो डेल्टा एच भी चाहिए और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए, और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होती है। तो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला होगा डेल्टा एच प्लस ई ए, लेकिन ये ई ए फॉरवर्ड के इक्वल होगा, तो लिख देंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ये लेंगे बैकवर्ड का फार्मूला बन गया बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी का। फिर वो पूछेगा डेल्टा एच का फार्मूला बताएं, तो आप जी डेल्टा एच इधर ही रहने दें, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी को इधर लाके माइनस कर दें, तो फार्मूला बनेगा बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। एमसीक्यूज इस पे इस तरीके से होगा कि लेट से वो आपको वैल्यूज देगा एमसीक्यूज में। असूल याद रखें मैथमेटिकल इक्वेशन का कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन में एक दो तीन तीन पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। इन तीन पैरामीटर में से वो कोई भी से भी दो पैरामीटर्स एमसीक्यूज में देगा और कहेगा तीसरा फाइंड करो। लेट से उसने जी बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दी 15 जॉल और फॉरवर्ड की भी एक्टिवेशन एनर्जी उसने लेट से आपको दे दी 10 जॉल, और वो कहेगा जी डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करें, तो आप कहोगे जी डेल्टा एच यूँ निकलाएगा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू बैकवर्ड पुट कर देंगे 15, फॉरवर्ड पुट कर देंगे 10, माइनस करेंगे, डेल्टा एच का आंसर आ जाएगा 5 जॉल। अब याद रखें मैंने बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर लिखी है, फॉरवर्ड की कम लिखी है, इधर से ही पता लग जाना चाहिए कि रिएक्शन एक्सो है।
ये जो है आंसर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, ये एक्सो ही रिएक्शन होगा। इसके साथ जो सिंबल यूज होगा वो माइनस ही यूज होगा, ये एक्सो ही होगा रिएक्शन। ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि बैकवर्ड की वैल्यू ग्रेटर लिखी हुई है, फॉरवर्ड की कम लिखी हुई है, तो एक्सो में ही होता है। ये जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फार्मूला था, न्यूमेरिकल वैल्यू निकलाई आपके पास। ये सारे एमसीक्यूज हो गए। अब आ जाएं जी सेकंड केस में। सेकंड केस है जी, ये ठहरा हुआ है जी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी पहले से रिएक्टेंट के पास है, रिएक्शन ने प्रोसीड किया, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, इधर पहुंच के मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इधर आके जी प्रोडक्ट में रुक गया। अगला केस, अब गौर से देखें अगर, तो जितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी, सिस्टम जब वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, इतनी बढ़ाई तो है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हुई इतनी रिलीज नहीं की, प्रोडक्ट ऊंचले या हाई पोटेंशियल लेवल पे रुक चुका है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ने कुछ अमाउंट में एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख ली है। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी एनर्जी प्रोडक्ट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख ली है और रिलीज नहीं की। तो ऐसे केस में रिएक्शन जो होता है वो एंडो हो जाता है। अब सारे पॉइंट्स में उलट करता हूं। एंडो में पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रेटर होता है रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट ऊंचले पोटेंशियल लेवल पे रुका हुआ होता है, रिएक्टेंट निचले पे होता है। अब चूंकि प्रोडक्ट का पोटेंशियल लेवल ज्यादा है, तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लेस होगी रिएक्टेंट से। रिएक्शन होगा एंडो चेंज ऑफ एंथैल्पी पॉजिटिव। इधर अब अगर सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात की जाए, तो प्रोडक्ट गौर करें उछले हाई पोटेंशियल लेवल पे रुक गया और कुछ एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बैठ गया। तो यही ये जो प्रोडक्ट होगा, यही तो सिस्टम है, इसने अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करके रख ली है, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर ये रिएक्शन होता एंडो और रिवर्सेबल, एंडो और रिवर्सेबल, तब एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से होते कि ये जो आपको रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए एनर्जी लगेगी, ये होगी फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, और प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी बैकवर्ड की। गौर से देखें, फॉरवर्ड की पीक बड़ी है, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड फॉरवर्ड की पीक बड़ी है, लेकिन प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पीक छोटी है। तो हमें पता ये लगा कि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी से। और अगर आपने फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला बनाना है, तो सुनो, रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ना फॉरवर्ड चाहिए ना, फॉरवर्ड के लिए डेल्टा एच और बैकवर्ड, डेल्टा एच और बैकवर्ड दोनों को प्लस करें तो वो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल बनेगा। ठीक है, इतनी वैल्यू और इतनी दोनों को प्लस करें तो वो फॉरवर्ड की बनेगी। और डेल्टा एच का अगर फार्मूला बनाना हो, तो प्लस का बैकवर्ड इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो फार्मूला बन जाएगा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। हालांकि इधर फार्मूला बना था बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, इधर बने फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी एमसीक्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अगर वो फॉरवर्ड की वैल्यू आपको ज्यादा दे दे और बैकवर्ड की वैल्यू कम दे दे, तो खुद ही समझ जाइएगा वो एंडो और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। खुद ही समझ जाएगा, उसके कहने की नहीं जरूरत, ना ही उसे सैंपल शो करवाने की जरूरत है प्लस नेगेटिव, ना उसे कहने की जरूरत है, आपको वैसे ही आइडिया हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर ये है जी रिएक्टेंट का पोटेंशियल लेवल, रिएक्शन ने प्रोसीड किया, रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, यहाँ पे पहुंच के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अब रिएक्टेंट आए और इधर आके कन्वर्ट हो गए जी प्रोडक्ट में। तो अगर गौर से देखें तो जितनी भी रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी, प्रोडक्ट भी उसी पोटेंशियल लेवल पे वापस आके रुक चुके हैं। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, रिएक्शन नाइदर एंडो नॉर एक्सो, रिएक्शन नाइदर एंडो नॉर एक्सो। ओके हो गया पहली बात। दूसरी बात, अब आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल लेवल जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इक्वल है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट का इक्वल है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट इक्वल है,
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट इक्वल है, चेंज ऑफ इंथैल्पी जीरो है, सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों के टेम्परेचर रहेंगे कांस्टेंट, चेंज नहीं होंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, ये जी कांस्टेंट। उसके अलावा अगर ये रिवर्सेबल भी होता, अगर ये रिएक्शन रिवर्सेबल भी होता तो जितनी जितनी फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी होती एग्जैक्टली उतनी बैकवर्ड की होती। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, और प्लस की बैकवर्ड इधर आके क्या हो जाती, माइनस की हो जाती, और इज इक्वल टू जीरो आ जाता। जीरो इज इक्वल टू इसलिए आ जाता क्योंकि चेंज ऑफ एंथैल्पी जीरो चल रही है, इज इक्वल टू जीरो आ जाता। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब मेरी बात गौर से सुनना, ये अगले एमसीक्यूज हैं, बाकी एमसीक्यूज हो गए, ग्राफ हो गए, एमसीक्यूज हो गए। अब अगर वो कहे कैटलिस्ट डाला गया, वो क्या कहे कैटलिस्ट, तो याद रखना कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। इधर भी एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ जो होगा वो नीचे जरा आ जाएगा, इधर भी एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो जरा नीचे आ जाएगा, इधर भी एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ होगा नीचे आ जाएगा। और याद रखिएगा जब ये ई ए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ नीचे आएगा ना, तो जितनी फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी बैकवर्ड की। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अब की बार इधर आके रुकेगा, जहां पे ग्राफ नीचे आया हुआ ना, यहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट डाला हुआ है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आके रुकेगा अब की बार। इधर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इधर ठहरा हुआ होगा क्योंकि कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है, कम हुई है। तो याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है अगर आप कैटलिस्ट पुट कर दो तो। जैसी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले ऊपर था नीचे आ गया, ऊपर था नीचे आ गया, ऊपर था नीचे, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ी है। और ख्याल रहे कैटलिस्ट डालने से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोजीशंस हैं ग्राफ में, वो पोजीशन नहीं चेंज होती। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल लेवल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पोटेंशियल लेवल या पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। वो जो कैटलिस्ट डाले बगैर थी वो कैटलिस्ट डालने के बाद भी वही पोटेंशियल लेवल होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। अब चूंकि पोटेंशियल लेवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सेम है, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की भी वैसे ही रहेगी जैसे पहली थी, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी नॉट चेंज। इधर भी सेम की बजाय मैं ज्यादा बेहतर लफ्ज लिख देता हूं, नॉट चेंज, पोटेंशियल लेवल चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। तो ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में काम होते हैं। कैटलिस्ट क्या कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ की पीक्स को तीनों ग्राफ में नीचे ले आता है, जब नीचे आता है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी नीचे आ जाता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नीचे आ जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। अगर एक्टिवेटेड की पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो लेवल है तीनों ग्राफ में, वो लेवल नहीं चेंज होते, ना उनकी स्टेबिलिटी का लेवल चेंज होता है। ये थे जी सारे एमसीक्यूज। उम्मीद है इस बातें समझ आई होंगी। ठीक है, हम्बल सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो अमल कीजिएगा। अगर लेक्चर बेहतर लगता है तो काइंडली फेलोज के साथ शेयर करें, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें, फेलोज को बताएं कि अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं एमडी कैट के लिए, शेयरिंग करें तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, जिसका पहला एमसीक्यूज होता है कि बताएं ये इक्वेशन बनाई क्यों गई थी, और हमारा जवाब होता है ये बनाई गई थी। एमसीक्यूज में आपने कहना है, लिखा हुआ होगा कि ये एक्सप्लेन करती थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किस पे एक्सप्लेन करती थी, ऑन रेट कांस्टेंट के, ऑन रेट कांस्टेंट के। आर्हेनियस इक्वेशन थी क्या, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आरटी। ये जो के है ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है। ये जो ए है इसे बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। पूछा जाएगा जी आर्हेनियस कांस्टेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा जवाब होगा ये क्लियन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है।
एमसीक्यूज में कहना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे बबल फिल कर देना है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं वैसे ही बता देता हूँ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में जितने कोलिजन्स होते हैं उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, आर का मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी का मतलब टेम्परेचर, और ये जो ई लिखा हुआ है इस ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। ये इसका कैलकुलेटर में बटन भी अवेलेबल होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, 2.7 समथिंग इसकी वैल्यू चल रही होती है। अब ये जो मैंने लिखी है ये आर्हेनियस इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म का ग्राफ होता है, उसके एमसीक्यूज होते हैं। उससे पहले मैं नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख के दे दूं जो कि आपने एमसीक्यूज में याद रखने हैं, वो पूछे जाएंगे। याद रखें टेम्परेचर डायरेक्टली टू होता है रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर बढ़ाओ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिसकंसेप्शन कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओ तो अक्सर टीचर पढ़ाते हुए हम बोल जाते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी अटेन हो जाती है लेस टाइम में, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो जाती। लेट से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी 5, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 5 कम होकर 4 3 हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 5 ही रहेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो कम टाइम में अटेन हो जाएगी। वो 5 वैल्यू हो सकता है पहले 5 मिनट में अटेन हो रही हो, अब 1 मिनट में अटेन हो जाए। टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है 5 मिनट की बजाय 1 मिनट में अटेन हो जाए। वैल्यू नहीं चेंज होगी, वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ख्याल रहे एमसीक्यूज में टेम्परेचर एक्टिवेशन की वैल्यू नहीं चेंज करता, बस उसे जल्दी अटेन करवाता है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैटलिस्ट चेंज कर सकता है। उसके बाद दो लॉग के बारे में याद रखें, इसे बोलते हैं जी कॉमन लॉग। ये LOG को क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। कॉमन लॉग। और इस कॉमन लॉग की याद रखिएगा बेस जो होती है ना, इस कॉमन लॉग की बेस 10 होती है। कैलकुलेटर भी इसे बेस 10 के लिहाज से हमेशा सॉल्व करता है। कहीं पे बेस 10 ना भी लिखी हो, अंडरस्टूड होता है कि बेस 10 है। और अगर बेस और वैल्यू सेम हो, बेस भी 10 वैल्यू भी 10, आंसर हमेशा 1 के इक्वल रहता है। ठीक है, बेस और वैल्यू सेम हो, आंसर हमेशा 1। इस LN को बोलते हैं नेचुरल लॉग। LN को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। और इस LN की बेस होती है स्मॉल ई, छोटा ई, ये वाला ई जो इधर लिखा हुआ था इक्वेशन में, इसकी बेस ई होती है। कहीं पे बेस ई ना डली हो, अंडरस्टूड ही होता है कि बेस ई है, और बेस और वैल्यू अगर सेम हो तो 1 के इक्वल रहता है। और इन दोनों का रिलेशन भी होता है कि नेचुरल और इक्वल टू होता है 2.303 ऑफ कॉमन लॉग। ये इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। अब ये आर्हेनियस की फर्स्ट फॉर्म है, इसे आपने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड फॉर्म में इस ई को खत्म करना होता है। ई को खत्म करने के लिए नेचुरल लॉग का यूज होता है, इसी वजह से मैं नेचुरल लॉग बता रहा था। 2-3 स्टेप हैं डेरिवेशन के, वो आपको डेरिवेशन के 2-3 स्टेप बस याद नहीं करने, बस मैं सेकंड फॉर्म आपको जल्दी से बना के दिखा दूं और ग्राफ बनाऊं। तो दोनों साइड पे इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे आपने लेना है नेचुरल लॉग। इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे आपने लेने हैं नेचुरल लॉग। इधर के साथ भी ले लेंगे, इधर ये लेंगे, इसके साथ भी आ गया। लॉग की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी होंगी कि नेचुरल लॉग के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों के साथ लॉग आ जाता है और दरमियान में प्लस आ जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी होंगी। अच्छा, उसके बाद ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी कि लॉग की वैल्यू की जो पावर होती है वो पावर लॉग से क्या आ जाती है? पहले आ जाती है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT लॉग से पहले आ गया। और नेचुरल होगी, नेचुरल होगी मैंने बताया किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। और ये लें जी, हमारा काम हो गया। जो हमने नेचुरल लॉग से लेना था हमने ई को 1 कर लिया, नेचुरल लॉग का काम खत्म। अब इसे कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दो। नेचुरल लॉग की जगह लिखो 2.303 कॉमन लॉग, और आगे के आ जाएगा। इस नेचुरल लॉग को भी कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दो। आप लिखोगे 2.303 कॉमन लॉग, इस नेचुरल लॉग की जगह ये आ गया, आगे ए आ जाएगा और माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय RT आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि ये जो 2.303 है इसको इस पे भी ला के डिवाइड करना है और इसको इस पे भी, दोनों पे ला के डिवाइड करना है। जब इस पे ला के डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे आएगा। तो फिर सुनो, लिखा हुआ आपको मिलेगा लॉग के इज इक्वल टू 2.303, इसके नीचे ला के डिवाइड करो तो लॉग ए बच जाएगा, सिर्फ ये बच गया लॉग ए। और इस एक्टिवेशन एनर्जी के मैं नीचे ला के डिवाइड करो, रीअरेंज करके भी मैं लिख रहा हूँ 2.303
2.3r, ये लें इसके नीचे लाके डिवाइड, और नीचे डिवीजन में t लिखा हुआ है, ये डिवीजन के नीचे मैंने t भी लिख दिया। ये है जी आर्हेनियस की सेकंड फॉर्म, ये है आर्हेनियस की सेकंड इक्वेशन की सेकंड फॉर्म। इस सेकंड फॉर्म में देखें सारी पावर्स वन है, एक्टिवेशन की, आर की, टी की, ए की, के की, सारी पावर वन है। जिनकी पावर वन हो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब इस लीनियर इक्वेशन में, अच्छा ये है आर्हेनियस की लीनियर इक्वेशन, एक जनरल लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये जनरल लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आपने इन दोनों का करना है कंपैरिजन, ऊपर आर्हेनियस और इस जनरल का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता लगेगा कि y इज इक्वल टू बनेगा log k के, y एक्सिस के अलोंग आएगा log k, फिर आपको पता लगेगा m का मतलब होता है स्लोप, m का मतलब क्या होता है स्लोप, m इक्वल टू बनेगा माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 r के। फिर ये जो x है, x m से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 1/t भी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x जो होगा 1/t के इक्वल होगा, x एक्सिस के लॉन्ग 1/t आएगा। और इस c का मतलब होता है इंटरसेप्ट पॉइंट, मैं दिखाऊंगा इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होता है, मैं लिख के भी दूंगा इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होता है। तो c इंटरसेप्ट पॉइंट इक्वल टू होगा log a के। जब वो एमसीक्यूज लिखेगा ना, वो आपको बोलेगा, वो आपको कहेगा कि x एक्सिस के अलोंग लिए 1/t, y एक्सिस के अलोंग लिए log k। तो बताएं ग्राफ कैसा बनेगा। पहला आपका जवाब होगा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में, पहला पहला जवाब। फिर अगली बात, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर जाए, आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे आएगी, क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, जहां पे स्लोप नेगेटिव वो स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है। फिर ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी इस पॉइंट पे, y ही को क्यों इंटरसेप्ट करेगी, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन ही y एक्सिस के अगेंस्ट लिखी हुई है, y एक्सिस के अगेंस्ट नहीं पूरी इक्वेशन, तो जाहिर है y को ही इंटरसेप्ट करेगी ना। अब y को जहां पे उसने इंटरसेप्ट किया है, उस इंटरसेप्ट पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इंटरसेप्ट पॉइंट का, उस इंटरसेप्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे c से, और उसका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से इस पॉइंट तक का log a के इक्वल, log a। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा, स्लोप को मैंने इधर m से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो इक्वल होगा माइनस एक्टिवेशन एनर्जी और 2.303 r। ये स्लोप डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए ये स्लोप। फिर एमसीक्यूज में आपसे इस स्लोप के यूनिट पूछे जाएंगे, यूनिट ऑफ स्लोप पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्लोप आपने कैसे निकालने हैं, एसआई यूनिट पूछेगा, कौन से वाले, एसआई। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जॉल पर मोल, और आर का ऐसा यूनिट मैंने पढ़ाया था आइडियल गैस कांस्टेंट का, जॉल पर मोल पर केल्विन, याद हो मैंने यूनिट पढ़ाया हुआ गैसेस वाले चैप्टर में। तो होगा ये कि जॉल से जॉल कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, इधर जो बचा हुआ है पर केल्विन वो ऊपर जाके हो जाएगा केल्विन। तो स्लोप का एमसीक्यूज में आपने यूनिट बताना है जी केल्विन, एमसीक्यूज ही है ये सारे, एमसीक्यूज चल रहे हैं जो बता रहा हूँ आपको। फिर वो कहेगा एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला बताओ क्या होता है, तो देखो कैसे निकालना है। ये इधर डिवाइड हो रहा है 2.303 r, इधर लाके स्लोप से मल्टीप्लाई कर देना, स्लोप से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2.303 r, और जो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ माइनस है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और स्लोप के साथ माइनस आ जाएगा। ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला, और एक ये भी एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला होता है कि स्लोप मैथ में निकाला जाता है या मैथ में इक्वल होता है टेन थीटा के, तो स्लोप की जगह टेन थीटा भी लिखा जाता है। फिर ये थीटा कैसे निकालते हैं, ये एंगल थीटा, ये निकालने के लिए इंटरसेप्ट पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ लें एक्स एक्सिस ही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उस लाइन का ग्राफ की लाइन के साथ एंगल फाइंड किया जाता है थीटा। वो एंगल थीटा इधर पुट किया जाता है, कैलकुलेटर में 10 निकाला जाता है, उसे 2.303 से और आर की कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर निकलता है। थीटा अगर गौर से देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इस तरफ सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 वैसे भी नेगेटिव होता है, इस वजह से शुरू में नेगेटिव भी आ रहा है। ये थी जी सारी आर्हेनियस इक्वेशन, और ये जो मैंने जितनी बातें की हैं ये आर्हेनियस की एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाएंगी और टॉपिक खत्म होगा। फिर से सेम हम्बल रिक्वेस्ट कि बेहतर लगे लेक्चर तो शेयर ज़रूर करें, लिंक्स वगैरह अपने सोशल मीडिया ऐप्स पे, हो सके तो व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर ज़रूर करें। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।